नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, साथ ही करेंगे मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता। चमोली में बचाव अभियान में आज 3 और शव बरामद। फंसे हुए एक श्रमिक की युद्ध स्तर पर तलाश जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बचाव अभियान को लेकर की समीक्षा बैठक। ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज यूरोपीय देशों की समिट में होंगे शामिल। ब्रिटेन के साथ $2.84 अरब के लोन एग्रीमेंट पर भी बनी सहमति। इजरायल ने गाजा पट्टी में सहायता आपूर्ति पर लगाई रोक। हमास से शांति समझौता खत्म होने के बाद उठाया कदम। 20 अप्रैल तक संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के पक्ष में है इजरायल। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती। कीवी टीम ने टॉस जीत गेंदबाजी का लिया फैसला। आज की जीत तय करेगी कौन करेगा ग्रुप ए से टॉप। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के सासन गिर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए अत्याधुनिक पशु अस्पताल का उपहार देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तीन मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासनगिर का दौरा करेंगे। वहां पीएम एशियाई शेरों के संरक्षण से जुड़ी पहल का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है सासन में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल की स्थापना। यह केंद्र राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री शासन के वन कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे। पीएम जमीनी स्तर पर संरक्षण रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। पीएम की पहल और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव संभव हो रहा है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारत एक बार फिर साबित कर रहा है कि संरक्षण केवल किसी एक जीव प्रजाति की रक्षा नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के संतुलन को सुरक्षित रखने का संकल्प है, आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत एशियाई शेरों की दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। गुजरात का गिर वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों के लिए एक मॉडल बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अवैध प्रवासी समस्या को लेकर चिंता जताई है। तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्र द्वारा आयोजित चौथे पी परमेश्वरन स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र लाखों अवैध प्रवासियों की समस्या का सामना कैसे कर सकता है। अवैध प्रवासियों को उन्होंने राष्ट्र के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के लिए भी खतरनाक है। How can a nation suffer millions of illegal migrants? Look at the number. Look at the danger they bring to this country.
these people come, make demand on our employment, on our health, on our education sectors, and then become a factor in electoral politics. It is very urgent. This has to be addressed. Every Bharatiya must be stirred to face this challenge. Unchecked flow is threatening our culture also. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के महसाणा में श्रेष्ठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन किया। की तस्वीरें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर पहुंचे और श्रेष्ठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने भवन का भ्रमण भी किया। दो अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के समान एपिक नंबर एक समान होने के मामले पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने बताया कि एपिक नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन दोनों मतदाताओं के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग अलग हैं। ऐसे में मतदाता अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है। हालांकि आयोग ने भविष्य में किसी भी आशंका को दूर करने के लिए पंजीकृत मतदाताओं को यूनिक एपिक नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया है। डुप्लीकेट एपिक नंबर के किसी भी मामले को एक यूनिक एपिक नंबर आवंटित करके ठीक किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए ईरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा। दरअसल कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रिपोर्टों के में समान एपिक नंबर का मामला सामने आया था, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए यह स्पष्टीकरण जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने दो अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के एक समान एपिक नंबर मामले पर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर ममता बनर्जी का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। यह अफसोस की बात है कि बंगाल की मुख्यमंत्री 2026 में अपनी हार के डर से चुनावी प्रणाली में मतदाताओं के विश्वास को कमजोर करने के लिए गलत सूचना का सहारा ले रही है। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की जांच और सुधार को प्राथमिकता दे और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का नाम इसमें से हटाया जाए, जिन्हें टीएमसी ने पूरे राज्य में ममता बनर्जी के वोट बैंक के रूप में रखा है। आयोग को भाषाई अल्पसंख्यकों और हिंदू शरणार्थियों, जिनमें मतुआ समुदाय भी शामिल है, जो धार्मिक उत्पीड़न से भागकर बंगाल में बस गए थे, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के टीएमसी के प्रयासों को भी विफल किया जाना चाहिए। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला उपमंडल में बस स्टैंड के पास शनिवार सुबह बंद सूटकेस में एक युवती का शव मिला। युवती की पहचान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के रूप में हुई। हिमानी नरवाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शिरकत की थी। पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए PGIMS भेज दिया है। गौरतलब है कि युवती की लाश सांपला बस स्टैंड से दिल्ली की ओर जाने वाले पुल पास सड़क किनारे एक नीले रंग के बड़े सूटकेस में मिली। ये भी सूचना मिली थी, ये सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली है। अभी FSL टीम को बुलाया है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है देखने में कि इसका मर्डर करके इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे फेंका गया है। अभी तो डेड बॉडी मिली है, पहचान करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करेंगे। हरियाणा में आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या पर राजनीति तेज हो गई है। हरियाणा के रोहतक में मृतक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां सविता ने कहा है कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। ये अपराधी पार्टी से भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी।
उसने पहले ही बता दिया था, मम्मी कल मैं बिजी रहूंगी, मैं कॉल ना भी करूं तो आप मतलब टेंशन ना करना, मैं रात को फ्री होकर फोन कर लूंगा। उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं, और कौन होगा। पार्टी के बारे में क्या सुनी हुआ करती, कांग्रेस ऑफिस में भी होती थी, हाँ वो तो हर बात बताती थी, वो सबको, आशा हुड्डा को भी पता है, दीपेंद्र सिंह को भी पता है, बत्रा सर को भी पता है। इतनी नजदीक थी कांग्रेस के साथ, आशा हुड्डा के साथ, बहुत ज्यादा उनके साथ। हरियाणा के रोहतक में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उनकी मां के आरोप गंभीर हैं। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है, जो भी सच्चाई निकलेगी उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे लोगों की तलाश में सेना द्वारा जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान आज 3 शव और बरामद किए गए हैं। इस तरह सर्च ऑपरेशन में अब केवल 1 श्रमिक लापता है, जिसकी खोज जारी है। सेना ने यह जानकारी साझा की है। दरअसल इससे पहले उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 53 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है वहां पर, और अब सिर्फ 1 श्रमिक की तलाश की जानी है। आपको बता दें कि 53 श्रमिकों में से 7 श्रमिकों की मौत हो गई। उत्तराखंड में तलाशी अभियान लगातार इस तरीके से जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है। 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंप्स पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रदूषण रोधी कई उपायों की घोषणा की। बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि सरकार पेट्रोल पंप्स पर ऐसे गैजेट लगा रही है जो 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों की पहचान करने और शहर में उनके प्रवेश और निकास पर रोक लगाने के लिए एक टीम बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली हवाई अड्डे, बहुमंजिला इमारतों और अन्य बड़े कार्यालयों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य करेगी। साल पुराने व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। फिट इंडिया अभियान के तहत आज राजधानी दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साइकिलिंग मैराथन का आयोजन किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और हरियाणा पुलिस में डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जोगिंदर शर्मा ने फिटनेस के नजरिए से इस पहल की सराहना की। जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिट रहेगा तभी तो हिट रहेगा। वो बोलते हैं कि अगर हमारा शरीर फिट रहेगा तो हमारा दिमाग भी फिट रहता है। तो बहुत अच्छा एक मैसेज है और मैं थैंक यू करना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो उन्होंने एक इतना अच्छा मैसेज देने। मैं भी आपके माध्यम से सबको मैसेज देना चाहता हूँ और वापस से दोबारा से मैं सभी लोग, जो हम लोगों ने भी साइकिलिंग किया लगभग 6 से 7 किलोमीटर, और वहाँ पर बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 800-900 लोग थे जिन्होंने बड़े हर्षोल्लास से वो साइकिलिंग किया और एक पूरे इंडिया के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। आईएमडी के मुताबिक लगातार पहाड़ी राज्यों में हो रही तेज बारिश और बर्फबारी के कारण इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भीषण बर्फबारी से न्यूनतम तापमान -डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है, जिससे वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 3 मार्च तक तेज बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स को सलाह दी है कि वो अपनी यात्रा को स्थगित कर दें और प्रशासन और यातायात की सलाह का पालन करें। किसानों को सलाह दी गई है कि वो सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों को स्थगित कर दें। परामर्श ये भी दिया गया है कि ऊंचे इलाकों में हिमस्खलन की भी संभावना है। वहीं बर्फबारी और भूस्खलन की घटनाओं से राज्य के राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित सड़कें यातायात के लिए बाधित है। हालांकि ये हिमपात और वर्षा कृषि और बागवानी के लिए बेहतर मानी जा रही है। इधर मैदानी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश, वज्रपात होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं आज लक्षद्वीप में भारी वर्षा की संभावना और अरुणाचल प्रदेश, केरल में भी बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हुई है। फरवरी के महीने में जीएसटी संग्रह में उछाल देखने को मिला है। जीएसटी संग्रह इस वर्ष फरवरी में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.1% बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए हो गया। फरवरी लगातार 12वां महीना है जब 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी का संग्रहण हुआ है। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। फरवरी के दौरान 20,889 करोड़ रुपए का रिफंड हुआ। रिफंड में छूट के बाद फरवरी में शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.1% बढ़कर लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए का हो गया। सकल जीएसटी राजस्व में फरवरी के दौरान घरेलू राजस्व में 10.2% की वृद्धि के साथ 1,42,000 करोड़ रुपए और आयात से राजस्व में 5.4% की वृद्धि के साथ 41,702 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वर्ष फरवरी में सकल जीएसटी राजस्व संग्रहण 1,68,000 करोड़ रुपए था। इस साल जनवरी में जीएसटी कलेक्शन सालाना 12.3% से के उछाल के साथ 1,96,000 करोड़ रुपए रहा। हिमाचल प्रदेश की स्थिति भगवान भरोसे है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए सुखू सरकार ने मंदिरों से पैसा मांगा है। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और सुखाश्रय योजना के लिए मंदिरों को मिलने वाले चढ़ावे से धन की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार एक बार फिर विवादों में है और इस बार सवाल सनातन विरोधी होने को लेकर उठे हैं, क्योंकि विपक्ष ने ये दावा किया है कि मंदिरों के आगे सरकार को चलाने के लिए अपनी झोली फैलाती नजर आ रही है। देवभूमि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में छोटे बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों में श्रद्धालु अपनी आस्था अनुसार अलग अलग मौकों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और ऐसे मंदिरों के आगे प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं को चलाए रखने के लिए अब झोली फैलाती नजर आ रही है। खबर है कि प्रदेश सरकार ने मंदिरों से सरकार के खाते में अंशदान जमा कराने की अपील की है। प्रदेश सरकार की 2 फ्लैगशिप योजनाओं को चलाने के लिए इस अंशदान की मांग की गई है। इसमें सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जैसी फ्लैगशिप योजनाएं शामिल हैं। सरकार के एक विभागीय सचिव ने इसे लेकर जिला उपायुक्तों को एक पत्र भी लिखा है। विपक्ष ने यह दावा किया है और इसे लेकर प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें। साल 2022 में विधानसभा में सरकार द्वारा दिए आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल के मंदिरों में हर साल करोड़ों अरबों की राशि चढ़ावे के तौर पर आती है। आंकड़ों के मुताबिक देवभूमि का सबसे अमीर मंदिर जिला ऊना का मां चिंतपूर्णी मंदिर है। यहाँ मंदिर के खजाने के तहत 1 अरब रुपए की बैंक एफडी और 1 क्विंटल से ज्यादा का सोना है।
इसके अलावा भी प्रदेश के बहुतेरे मंदिर हैं जहां पर करोड़ों अरबों का चढ़ावा हर साल आता है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर जानबूझकर इस मुद्दे पर राजनीति का आरोप लगाया है। कोविड के समय भी बीजेपी ने जो है मंदिरों से पैसे लिया था, तो इसमें अगर कोई अच्छे काम के लिए, किसी भी काम के लिए, मैं नहीं कहता खाली सुख आश्रय के लिए, बल्कि किसी भी पब्लिक कॉज के लिए कहीं से भी अगर पैसा उपलब्ध होता है तो उसमें क्या खराब। विपक्ष जहां सरकार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष पर बेवजह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए घेरता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 30 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के सीधे नियंत्रण में आते हैं और पिछले 2 साल में इन दोनों योजनाओं को शुरू किया गया है, जिसके लिए फंड जुटाने के लिए अब सरकार के द्वारा ये आरोप लग रहे हैं कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिरों की तरफ से वो अंशदान सरकार के खाते में दे। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज। इजराइल ने आज गाजा पट्टी में सभी माल और आपूर्ति की प्रवेश पर रोक लगा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस निर्णय के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है, लेकिन चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो इसके अतिरिक्त परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सहायता की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है या नहीं। गौरतलब है कि इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया था। इसमें मानवीय सहायता में वृद्धि शामिल थी। दोनों पक्षों के बीच अभी दूसरे चरण पर बातचीत होना बाकी है, जिसमें इजराइल के अपनी सेना वापस बुलाने और स्थायी युद्ध विराम के बदले में हमास दर्जनों शेष बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल ने आज सुबह कहा कि वो पासओवर या 20 अप्रैल तक संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। ये प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पश्चिम एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस के एक दिन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का लंदन में स्वागत किया। इस दौरान यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये ऋण यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करेगा। चर्चा में प्रधानमंत्री स्टारमर ने यूक्रेन के लिए ब्रिटेन के अटूट समर्थन का वादा किया। आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किंग चार्ल्स तृतीय और यूरोपीय सहयोगियों के समूह से मिलेंगे। कीर स्टारमर ने यूरोपीय शिखर सम्मेलन के लिए आज यूरोपीय नेताओं को लंदन में समिट के लिए आमंत्रित किया है। इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देश शामिल होंगे। साथ ही नाटो के महासचिव और यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल होंगे। तुर्की में प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी उग्रवादी समूह ने तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की। यह युद्ध विराम जेल में बंद पीकेके नेता अब्दुल्ला ओकलान के आह्वान के बाद किया गया। इससे तुर्की के खिलाफ पिछले 40 साल से जारी हथियारबंद विद्रोह के समाप्त होने का ऐलान माना जा रहा है। ओकलान ने गुरुवार को पीकेके से हथियार डालने और भंग करने का आह्वान किया था। इसके बाद पीकेके ने उनके आदेश को मानते हुए तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का कहना है कि यदि समूह की निःशस्त्रीकरण प्रक्रिया रुकी रहती है या वादे पूरे नहीं किए जाते हैं तो तुर्की पीकेके आतंकवादी समूह के खिलाफ अभियान फिर से शुरू कर देगा। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर जलगांव के मुक्ताई नगर पुलिस थाने में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री खडसे ने बताया कि महाशिवरात्रि के दौरान कोथली गांव में संत मुक्ताई यात्रा में उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की गई। इस मामले में मोबाइल द्वारा वीडियो कॉल किए जाने की बात भी प्रारंभिक जांच में सामने आई है। हालांकि पुलिस इस मामले पर ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। घटना के समय पीड़ित के साथ अंगरक्षक मौजूद थे और उनके हस्तक्षेप के बाद मामला काफी बिगड़ गया। पुलिस निरीक्षक नागेशन मोहिते ने बताया कि जिन 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसमें अनिकेत नामक आरोपी के खिलाफ पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला था, इस पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने भी तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और अब इस बार इस मामले पर पुलिस कार्रवाई जारी है। भारत में मोटापा
एक बढ़ती समस्या है जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों का कारण बन रही है। इसका प्रमुख कारण बदलती जीवन शैली, अस्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी है। मोटापा आज भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गया है, जिससे सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये न सिर्फ अपने आप में एक समस्या है, बल्कि मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसे गंभीर रोगों का खतरा भी इससे बढ़ जाता है। भागती दौड़ती जिंदगी, गलत जीवन शैली, असंतुलित और अस्वास्थ्यकर आहार के कारण मोटापा समाज में चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। जहां एक ओर फास्ट फूड का प्रचलन आज बढ़ गया है, तो वहीं लोगों की शारीरिक गतिविधियों में कमी आई है। भविष्य में इसी समस्या की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात कार्यक्रम में इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया और राष्ट्रव्यापी जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे को कम करने के लिए प्राथमिक कदम के तौर पर खाने वाले भोजन में तेल के उपयोग को कम करने का आह्वान किया। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। आइए अब जानें कि आखिर मोटापा क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मोटापा असामान्य या अत्यधिक वसा के रूप में परिभाषित किया गया है। मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए आमतौर पर बॉडी मास इंडेक्स BMI का उपयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का BMI 25 या उससे अधिक है तो उसे अधिक वजन वाला माना जाता है और 30 या उससे ऊपर के BMI को मोटापा माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का BMI 35 या उससे अधिक होता है तो वो अत्यधिक मोटापे की श्रेणी में आता है। दरअसल BMI ही वो तरीका है जिससे ये पता किया जाता है कि व्यक्ति का वजन उसकी ऊंचाई के हिसाब से ठीक है या नहीं। इसे जांचने के लिए व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग से भाग किया जाता है। दुनिया भर में वयस्कों और बच्चों में अधिक वजन और मोटापे की समस्या लगातार बढ़ रही है। 1990 से 2022 के बीच मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों का प्रतिशत 2% से बढ़कर 8% हो गया है, यानी 4 गुना बढ़ गया। इसी समय में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों की संख्या भी दोगुनी हो गई, जो 7% से बढ़कर 16% पहुंच गई। भारत में मोटापे के आंकड़ों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार 24% भारतीय महिलाएं और 23% भारतीय पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि 15 से 49 साल की महिलाओं में 6.4% और पुरुषों में 4% मोटे हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी मोटे बच्चों का प्रतिशत 2015-16 में 2.1% था, जो 2019-21 में 3.4% रहा। केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें फिट इंडिया मूवमेंट, NPNCD प्रोग्राम, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट, आज से थोड़ा कम अभियान प्रमुख हैं। मोटापा भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन भारत इसे हल करने के लिए कई कदम भी उठा रहा है और इन कार्यक्रमों ने भविष्य की पीढ़ियों को मोटापे के जोखिम से बचाने और जागरूकता फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे जैसे भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है, एक फिट और स्वस्थ भारत की कल्पना भी समय की मांग के रूप में दिखाई दे रही है। यदि हम जागरूकता, सही जीवन शैली और सही नीतियों को अपनाएं, तो भारत मोटापे से निपटने में एक उदाहरण बन सकता है और एक स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र की मिसाल पेश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।